सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा को केवल 10 दिन बचे थे। अव्यवस्थित सी तैयारी थी मनोज की। इतिहास और हिंदी साहित्य के अतिरिक्त सामान्य अध्ययन के 2 कठिन पेपर भी होने थे। तो अब उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, अब आगे मेंस की बात चल रही है। ठीक है ना। तो इतिहास और हिंदी साहित्य के अतिरिक्त सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ के 2 कठिन पेपर भी होने थे, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई थी। इन पेपरों में संविधान, भूगोल, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर सभी कुछ पूछा जाएगा। पैसों के अभाव में वह सामान्य अध्ययन और इतिहास की कोचिंग नहीं कर सका था। इंग्लिश का 300 नंबर का कंपलसरी पेपर पास करना भी ज़रूरी है। सुकून की बात यह है कि इस पेपर के नंबर मुख्य परीक्षा में जुड़ते नहीं हैं, लेकिन 300 में से यदि पासिंग मार्क्स 100 नंबर नहीं आए तो शेष किसी भी पेपर की कॉपी चेक ही नहीं की जाएगी। तो एक तरीके से ये कट ऑफ का काम करता था इंग्लिश वाला पेपर, कि उसमें 300 का पेपर होगा, उसमें आपको कम से कम मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने हैं, तभी आपके बाकी सब्जेक्ट्स की कॉपियाँ चेक होंगी, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और चूँकि मनोज का इंग्लिश तो कमज़ोर था, इसलिए थोड़ा सा उसके लिए चिंता की बात थी। हिंदी साहित्य के बचे हुए सिलेबस को पूरा करने के लिए विकास सर ने अंतिम क्लास रात को ली। मनोज की हिंदी साहित्य की कोचिंग पूरी होने को थी, इस कारण से उसे अब वापस ग्वालियर जाना है। पर इस अंतिम क्लास के समय मनोज श्रद्धा के बारे में सोच रहा था। वह नहीं जानता कि श्रद्धा उसे अब कब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी दूरी है। 2-3 महीने की दोस्ती क्या जीवन भर की दोस्ती बन पाएगी, उसे नहीं पता। पर उसकी इच्छा है कि कितनी भी बड़ी दुनिया हो, कितनी भी दूरी हो, श्रद्धा उसमें हर जगह ज़रूर मौजूद रहे, हमेशा मौजूद रहे। रात भर चलने वाली इस क्लास में मनोज श्रद्धा को देखकर यही कल्पना करता रहा कि वह इस लड़की के साथ ही हमेशा रहे तो कितना अच्छा हो। दिल्ली की अपनी आखिरी क्लास में मनोज श्रद्धा की कल्पनाओं में ही डूबा रहा। क्लास सुबह 6 बजे तक चलती रही। मनोज सोचता रहा अपने अनिश्चित भविष्य के बारे में। यहाँ से जाने के बाद क्या होगा? सफलता असफलता कुछ भी निश्चित नहीं है। क्या सफलता इतनी आसान होती है? क्या सेलेक्ट होना इतना आसान होता है? पता नहीं। अगर सेलेक्ट हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पर श्रद्धा से कह देगा कि वह उससे प्यार करता है। पर यदि अभी कह दे तो श्रद्धा एक असफल लड़के को क्यों चुनेगी? आखिरी क्लास में उसके दिमाग में यही सब चलता रहा। तो अलग अलग तरह क्वेश्चन वो सोचता रहा, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपने दिमाग में चला रहा है। क्लास खत्म होने के बाद मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा रुकना, मैं विकास सर से मिलकर आता हूँ। मनोज विकास सर से मिलने चला गया। सर को क्लास में लड़के लड़कियाँ घेरे हुए थे। मनोज को देखकर सर ने उसे मुख्य परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। उसने सर के पैर छुए और वापस बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि श्रद्धा सामने के पार्क में बेंच पर बैठी हुई है। पार्क में सुबह की धुली हुई धूप निखर आई थी। श्रद्धा के अलसाए चेहरे पर सुबह की पीली धूप सोने जैसी चमक रही थी। मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा मैं आज शाम को ग्वालियर चला जाऊंगा। पर श्रद्धा से कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। श्रद्धा ने उसे आगे की परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दी। मनोज, तुम बहुत मेहनती हो, तुम जरूर सफल हो जाओगे। खूब मेहनत से मुख्य परीक्षा देना। जीवन में कभी हम लोग फिर से मिले तो मैं गर्व से कह सकूंगी कि सफल मनोज दिल्ली में मेरा दोस्त था। अंतिम वाक्य सुनकर मनोज को लगा कि वह श्रद्धा को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। वह इस तरह से उसे हमेशा के लिए नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने कहा, क्या हम हमेशा दोस्त नहीं रह सकते? श्रद्धा ने कुछ देर सोचते हुए जवाब दिया, हम दोस्त तो हैं ही मनोज, पर मुझे नहीं पता कि मैं आगे कहाँ पढ़ूंगी। सिविल सर्विस की तैयारी का क्या भविष्य है? मुझे डिग्री के बाद इंटर्नशिप भी करनी है, क्योंकि श्रद्धा, आप लोगों को याद होगा कि उसने BAMS कर रखा है पहले से। सब कुछ अनिश्चित है मेरा। अगले महीने मैं भी यहाँ से चली जाऊँगी। आगे की तैयारी मैं शायद अपने घर से ही करूँ।
श्रद्धा मनोज के बारे में अनिश्चय की स्थिति में थी। उसे नहीं पता था कि वह मनोज से कब तक और कितनी दोस्ती रखना चाहती है। मनोज को आज श्रद्धा अचानक अपने से दूर जाती हुई दिखी। वह उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन ज़िंदगी की डगर सीधी सरल नहीं है। वह इतनी उबड़ खाबड़ है कि कोई सपना इतनी आसानी से अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता। मनोज नहीं जानता था कि एक बार दूर होने पर दोबारा कैसे ढूंढ पाएगा वह श्रद्धा को। वे पहले की बात है, उस समय इतना आसान नहीं होता था कि फेसबुक और ये सब के थ्रू रहता था, है ना। मोबाइल वगैरह भी इतना नहीं चलन रहा होगा उस समय का। खैर, उसने कहा, क्या तुम्हारा अल्मोड़ा का फ़ोन नंबर मुझे मिलेगा? तो सोचे लाओ लैंडलाइन नंबर ही ले लें। श्रद्धा ने उसकी कॉपी पर अल्मोड़ा का फ़ोन नंबर लिख दिया। उम्मीद खत्म नहीं होती कभी। तो मनोज की इच्छा हो रही थी कि वह श्रद्धा की कॉपी पर रखी उसकी हथेली को थाम ले, पर बिना श्रद्धा की इच्छा से कैसे संभव होता यह। काश वह इस हथेली पर विदा के समय पेन से अपना नाम लिख पाता। सीने में ही दबी रह गई उसकी ये इच्छा। उसने अपने मन की बात को कहने की फिर हिम्मत की। श्रद्धा, मेरा अभी तक का जीवन संघर्ष में बीता है, पर मैंने सपने देखना नहीं छोड़ा, ना ही कभी छोड़ पाऊंगा। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर लगता है कि मेरे सपने ज़रूर साकार हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये एक के बाद एक बात अपना कोशिश कर रहे हैं। मनोज ने अपने सपनों को श्रद्धा के साथ एक में कर दिया, पर श्रद्धा उसकी भावनाओं में नहीं बही। उसने मनोज की भावनात्मक बातें सुनकर संतुलित जवाब दिया, मनोज, तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। किस तरह 12th फेल होने के बाद भी अपनी असफलताओं से ना घबराकर उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाता है। तुम्हें देखकर मुझ में भी पढ़ाई की ललक बनी रहती है। मनोज को लगा कि यही लड़की है जिसके साथ वह अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता है। यही लड़की है जिसके साथ वह दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकता है। कुछ देर खामोशी बनी रही, फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी जयशंकर प्रसाद की किताब कामायनी को देखते हुए श्रद्धा से पूछा, क्या हम आखिरी बार मिल रहे हैं श्रद्धा? मनोज पढ़ना चाह रहा था श्रद्धा का मन, पर इतना आसान कहाँ होता है किसी के मन को पढ़ना। पता नहीं मनोज, श्रद्धा के स्वर में उदासी थी। क्या सच में श्रद्धा के साथ वाला यह दिन फिर कभी लौट कर आएगा, या बस यह लड़की यादों में ही रहेगी? अब मनोज को नहीं पता था। उसके होंठ अब सिले हुए थे। श्रद्धा अपने हॉस्टल की ओर चल दी। मनोज वहीं खड़ा रहा। मनोज श्रद्धा को तब तक जाते हुए देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। ताज एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में अपना सामान बोरियों में भरकर मनोज और पांडे वापस ग्वालियर की ओर चल दिए। सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने दिल्ली जाने वाला मनोज वापसी में श्रद्धा के प्यार को अपने मन में बसाए लौट रहा था। उसे अपना मन भरा भरा सा लग रहा था। वह सोचने लगा कि यदि पहले ही अटेम्प्ट में वह IAS या IPS बन जाए तो श्रद्धा से कितनी आसानी से कह सकता है कि वह उससे प्यार करता है। पीली कोठी में दोनों ने फिर से एक कमरा किराए से ले लिया। 2 दिन बाद मनोज भोपाल मुख्य परीक्षा देने चला गया। दीप सोनी भोपाल में ही DSP थे और सरकारी आवास में रहते थे। तो याद होगा, ये पहले दीप सोनी वही हैं जो पीली कोठी से पहले अटेम्प्ट मतलब एग्ज़ाम इन्होंने क्लियर किया था। तो वहीं भोपाल में वो अभी पोस्टेड थे। दीप सोनी भोपाल में ही DSP थे और सरकारी आवास में रहते थे। उनके यहाँ रुककर मनोज पेपर दे आया, तो वहीं रुक गया। सामान्य अध्ययन और कंपलसरी इंग्लिश पेपर के बाद 10 दिन का गैप था। वह पेपर देकर वापस ग्वालियर आ गया। सामान्य अध्ययन के पेपर में वह एकदम से सटीक उत्तर नहीं लिख पाया था। वह पहले ही अटेम्प्ट में IAS या IPS बनने की कल्पना कर रहा था, लेकिन अब उसने अपनी कल्पना को अब थोड़ा छोटा कर दिया। वह सोचने लगा कि यदि उसके आगे के पेपर अच्छे चले जाएं
तो वह भले ही आईएएस या आईपीएस ना भी बनने, पर उसे इनकम टैक्स या सेंट्रल एक्साइज या कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही सकती है। पहली बार में छोटी पोस्ट मिलने से अगले अटेम्प्ट में प्रॉपर आईएएस या आईपीएस बना जा सकता है। तो उसने सौ ज़्यादा कोई भी पोस्ट मिल जाती तो अच्छा रहता। पीली कोठी में अविनाश मुदगल नाम के लड़के ने पढ़ाई के लिए कमरा किराए पर लिया था। उसने इसी साल बीकॉम किया था। उसने मनोज के सामान्य अध्ययन और इंग्लिश कंपलसरी के पेपर चेक किए। अविनाश के पूछने पर मनोज ने बताया, मुझे लगता है कि इंग्लिश में तो मैं पास हो जाऊंगा। मैंने टेररिज्म इन इंडिया का ऐसे बहुत अच्छा लिखा है। अविनाश ने पेपर देखते हुए मनोज से पूछा, मनोज कहाँ है टेररिज्म इन इंडिया का ऐसे? अविनाश भाई आप ठीक से नहीं देख पाते, पीछे के पेज पर देखो, तीसरे नंबर पर है, मनोज ने आत्मविश्वास से कहा। इस एस्से में मैंने बहुत विस्तार से टेररिज्म के बारे में लिखा है। टेररिज्म के कारण उसके इंडिया पर इम्पैक्ट, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, डिफरेंस बिटवीन कश्मीर एंड पंजाब टेररिज्म। मनोज ने जोश और उत्साह से परीक्षा में लिखे गए अपने एसे की विशेषताएं अविनाश को गिनाई। अविनाश अभी भी पेपर में टेररिज्म इन इंडिया टॉपिक ढूंढ रहा था, पर जब वह ऐसे नहीं ढूंढ पाया तो मनोज ने पेपर लिया और उस स्थान पर उंगली रख दी जहां वह टॉपिक लिखा था। ये रहा, तुम देख नहीं पा रहे अविनाश? मनोज ने अविनाश से खींचते हुए कहा। अविनाश ने उस स्थान को देखते हुए कहा, उस स्थान को देखते हुए कहा जहां मनोज की उंगली रखी हुई थी, यह तो टूरिज्म इन इंडिया है। तो टॉपिक आया था टूरिज्म इन इंडिया और इनकी इंग्लिश की ये स्थिति थी कि ये टेररिज्म इन इंडिया पे ऐसे लिखा है। मनोज ने जब दोबारा ध्यान से पेपर पढ़ा तो वहाँ टेररिज्म नहीं टूरिज्म लिखा हुआ था। मनोज को समझ नहीं आया कि यह कैसे हो गया, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वह जिस ऐसे को सही समझ रहा था वह गलत हो गया था। वह टूरिज्म और टेररिज्म की स्पेलिंग में कंफ्यूज हो गया था। मनोज को लगा कि उसके भीतर का खून सूख गया है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस पेपर में पास नहीं हुआ तो दूसरे सब्जेक्ट की एक भी कॉपी चेक नहीं होगी। गलत विषय पर ऐसे लिखने पर निश्चित ही वह इंग्लिश कंपलसरी पेपर में फेल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसकी प्रीलिम्स क्लियर हुई थी। क्या वह इस तरह बर्बाद हो जाएगी? मनोज अपने कमरे पर जाकर रोने लगा। वह समझ गया कि इंग्लिश ने एक बार फिर उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। ऐसे ही उसकी उम्मीद थी, ऐसे से ही जो ऐसे था उससे उसकी उम्मीद थी जिसमें 100 में से उसे 0 नंबर मिलेंगे। ग्रामर तो वैसे भी वह अच्छा नहीं कर पाया था। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से धाराशायी हो गया। उसने निर्णय लिया कि वह आगे के पेपर देने भोपाल नहीं जाएगा। जब कॉपियां ही चेक नहीं होंगी तो पेपर देने से क्या लाभ। हिंदी साहित्य और इतिहास के पेपर देने मनोज भोपाल नहीं गया। तो मतलब उसका ऐसा हो गया कि वह गया ही नहीं। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, दुखी हो गया। पहला अटेम्प्ट एक घटिया प्रयोग के तौर पर इंग्लिश की बलि चढ़ गया। अब फिर से 1 साल की मेहनत सामने है। मनोज को फिर से प्रीलिम्स से शुरुआत करनी है। दुख का दौर फिर से शुरू हो गया। मनोज अपनी इस असफलता को किस मुंह से श्रद्धा को बताएगा? इच्छा होने के बावजूद मनोज श्रद्धा से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पीली कोठी में रहने वाले लड़कों ने उत्तर प्रदेश पीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा दी। मनोज, पांडे, अविनाश, गुप्ता सभी की यूपी प्रीलिम्स क्लियर हो गई, तो ये अच्छा हुआ। सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा बर्बाद होने से हताश मनोज ने उत्तर प्रदेश पीएससी की प्रीलिम्स क्लियर करने के कारण अपने भीतर फिर से उम्मीद को जगाया। रेगिस्तान में तड़पते हुए आदमी को जैसे 2 बूंद पानी की मिल गई थी। उसके सामने फिर से एक मुख्य परीक्षा देने का लक्ष्य था, भले ही वह मुख्य परीक्षा सिविल सर्विस की न होकर किसी स्टेट पीएससी की हो। इस उम्मीद से पैदा हुए आत्मविश्वास के कारण उसकी इच्छा एक बार फिर श्रद्धा से बात करने की होने लगी। मनोज श्रद्धा को भुला नहीं पा रहा था। रह रहकर उसकी याद मनोज को सता रही थी।
उसने तय किया कि वह आज श्रद्धा से जरूर बात करेगा। उसने श्रद्धा के घर का फ़ोन नंबर ढूंढा। बहुत कोशिश करने पर भी वह नंबर नहीं मिला तो वह निराश होकर पलंग पर बैठ गया। मनोज को परेशान देख पांडे ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो मनोज? सिविल सर्विस की परीक्षा तो गई तुम्हारी, यूपी सिर पर है, पढ़ लो, कहाँ भटक रहे हो? मनोज श्रद्धा में डूबा हुआ था। श्रद्धा का फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा है, मुझे उससे बात करनी है। पांडे ने अपनी किताब बंद कर दी और वार्ता के मुद्दा में बैठ गया। तो कर लो बात, किसने रोका है? पर कहोगे क्या? हेलो श्रद्धा, मैं फ़ेल हो गया हूँ। 12th के बाद मैं कंपलसरी इंग्लिश पेपर में भी फ़ेल हो गया हूँ। टूरिज्म की जगह टेररिज्म पर ऐसे लिखाया हूँ। करो करो, फ़ोन करो, मेरी भी बात कराना। पांडे ने श्रद्धा को फ़ोन करने की एक्टिंग करते हुए मनोज से कहा। जब मनोज ने इस व्यंग पर कुछ नहीं कहा तो उसने अपनी अधूरी बात मनोज से फिर कही। मनोज जी, असफल लड़कों को प्यार नहीं मिलता। अगर श्रद्धा से प्यार करना है तो पढ़ाई करो, यूपी में सेलेक्ट हो जाओ, तब शायद श्रद्धा तुमसे प्यार कर ले, अभी तो दुत्कार ही देगी। पांडे ने प्यार में सफलता विषय पर यथार्थवादी भाषण मनोज को दे दिया। तभी कमरे में गुप्ता और अविनाश आ गए। पांडे ने कमरे में सबसे कम उम्र के पर दिमाग में सबसे तेज अविनाश मुदगल से पूछा, आज की चर्चा का विषय प्यार है। अविनाश जी, प्यार के विषय में आपके क्या विचार हैं? अविनाश पढ़ाई में गंभीर और दुनियादारी के झंझटों से दूर रहने वाला लड़का था। उसे इस तरह की निरर्थक चर्चाओं में कोई रुचि नहीं थी। पढ़ लो सालों, 5-6 महीने बाद यूपी मुख्य परीक्षा होनी है। तुम्हें अभी ही प्यार करना है? अविनाश ने छूटते ही गाली दी। लेकिन पांडे ने जब एक बार फिर अविनाश से प्यार पर अपने विचार व्यक्त करने का आग्रह किया तो अविनाश ने जवाब देना शुरू किया। पहला बिंदु, प्यार एक जोक है जो विद्यार्थी से उसी समय चिपकती है जब उसे अपना सबसे ज़्यादा समय पढ़ाई में देना होता है। दूसरा, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, यह महज अभावों का आकर्षण है। अभाव माने समझ रहे हैं ना पांडे? जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसका आकर्षण। मनोज का अविनाश की यह फिलॉसफी पसंद नहीं आई। उसने विरोध किया। मेरे लिए प्यार आंतरिक शक्ति है जो मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। गुप्ता को अविनाश के स्थान पर मनोज की बात पसंद आई थी। मनोज को अविनाश की फिलॉसफी नहीं पसंद आई। तो ये पहले क्या हुआ, जो अविनाश ने बोला मनोज को नहीं पसंद आई। उसने विरोध करते हुए कहा, मेरे लिए प्यार आंतरिक शक्ति है जो मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। गुप्ता को अविनाश के स्थान पर मनोज की बात पसंद आई। उसने कहा, वाह मनोज जी, क्या बात कही है, मेरे मुंह की बात छीन ली। अविनाश को क्या पता प्यार के बारे में, कभी प्यार किया हो तो जाने। प्यार के बारे में ये निरक्षर हैं, मतलब कि इसको कोई एक्सपोजर नहीं है प्यार के बारे में। अविनाश को गुप्ता का मजाक पसंद नहीं आया, वह गंभीर हो गया। उसने उसी गंभीरता से कहा, पहले सेलेक्ट हो जाओ फिर कर लेना प्यार। अगर प्यार करोगे तो सिलेक्शन होना मुश्किल है, इसलिए सब छोड़कर केवल पढ़ाई करो। किताब सामने रखकर प्रेमिका के बारे में सोचने से सिलेक्शन नहीं होता। कमरे में सन्नाटा खिंच गया। जब किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, इस गंभीर चर्चा में किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था, तो पूरा मामला शांत हो गया। इंग्लिश आगे कोई रुकावट न डाले, इसके लिए मनोज और पांडे ने मनोज के पुराने दोस्त रविकांत द्विवेदी की इंग्लिश कोचिंग में एडमिशन ले लिया। कोचिंग में 6 लड़कियां और 10 लड़के थे। तो अब आप लोगों को याद होगा कि इनका यूपीएससी मेंस में इंग्लिश का पेपर ख़राब हुआ था, तो अब ये लोग नहीं चाहते थे, खासकर मनोज भी नहीं चाहता था कि आगे कुछ इंग्लिश में दिक्कत आए, इसलिए उन्होंने कोचिंग में एडमिशन ले लिया। तो इस कोचिंग में 6 लड़कियां और 10 लड़के थे। एक दिन रविकांत सर ने क्लास में योगिता नाम की लड़की को किसी बात पर डांट दिया। योगिता की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू बहाती योगिता पांडे को अचानक मासूम लगने लगी।
आज पहली बार पांडे ने देखा कि योगिता की आंखें दूसरी लड़कियों से बड़ी और खूबसूरत हैं। इन बड़ी आंखों में पांडे डूब गया। मनोज के प्यार के विरोधी पांडे को आज अचानक योगिता से प्यार हो गया। पांडे को भी इस समय पढ़ाई की सख्त ज़रूरत थी, पर पढ़ाई के सबसे ज़रूरी समय में प्यार की जोंक उससे चिपक गई थी। अविनाश द्वारा कही गई प्यार के विषय में पहली बात पांडे के संदर्भ में सही सिद्ध हो रही थी। मनोज को यह जानकर सुकून मिला कि पांडे भी प्यार करने लगा है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पांडे अब श्रद्धा का विरोध नहीं करेगा। पांडे ने योगिता से दोस्ती बढ़ाने के प्रयत्न शुरू कर दिए। मनोज पांडे की मदद करने के लिए तत्पर था। दोनों प्रतियोगियों के पास वक्त की कमी थी, जिस कारण योगिता को पांडे से प्यार करने के लिए राजी करने में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता था। इसलिए योगिता के मन की थाह लेने दोनों एक दिन उसके घर पहुंच गए। योगिता ने मनोज से कहा, रवि सर आप लोगों की बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि आप लोग ज़रूर पीएससी में सेलेक्ट हो जाओगे। मनोज ने वक्त बर्बाद ना करते हुए पांडे को एक योग्य प्रेमी के रूप में योगिता के दिल में स्थापित करने की कोशिश की। मेरा तो पता नहीं, पर पांडे ज़रूर सेलेक्ट हो जाएगा। लेखन क्षमता बहुत अच्छी है इनकी। कॉलेज में निबंध लेखन प्रतियोगिता में हमेशा फर्स्ट आते थे। मनोज ने पांडे के विषय में एक काल्पनिक झूठ बोल दिया। पांडे के व्यक्तित्व में यह झूठ चार चांद लगा रहा था। इसलिए मनोज के द्वारा पूर्व में बोले गए झूठ का विरोध करने वाले सिद्धांतवादी पांडे ने इस झूठ का खंडन नहीं किया। मनोज के इस झूठ का तत्काल असर हुआ। योगिता ने पांडे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। पांडे को प्यार की ऐसी स्पीड की उम्मीद नहीं थी। वह योगिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर समझ गया कि मामला सेट हो रहा है। योगिता उसमें रुचि ले रही थी। योगिता की मम्मी ने पोहे की प्लेट मेहमान के वेश में आए प्रेमियों के सामने रख दी। कुछ देर कमरे में चुप्पी रही। मनोज ने पांडे को देखा कि पांडे योगिता से कुछ कहे, पर पांडे पोहे खाने में व्यस्त था। मनोज ने पांडे को इशारा किया कि वह बातचीत आगे बढ़ाए। मनोज के इशारे से हड़बड़ाए पांडे ने योगिता से कहा, तुम्हारी मम्मी पोहे बहुत अच्छे बनाती हैं। मैंने आज तक इतने अच्छे पोहे नहीं खाए। मनोज जी के गांव में तो पोहे बनते ही नहीं हैं। ग्वालियर आकर ही इन्होंने पहली बार पोहे खाए हैं। हा 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 हा। मनोज ने सिर पीट लिया। पांडे समदर्शी था। वह योगिता से भी वैसी ही बातचीत कर रहा था जैसी वह त्यागी जी या अविनाश से करता था। योगिता के कमरे में एक सितार रखा था। सितार को देखकर पांडे की कुछ कहने की इच्छा हुई। उसने कहा, सितार कौन बजाता है? मैं कभी कभी बजाती हूँ, योगिता ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा। संगीत हमारे मन को बहुत सुकून देता है। मैं एक अच्छा गायक तो नहीं हूँ, पर एक अच्छा श्रोता ज़रूर हूँ, उसने योगिता से कहा। तो पांडे जवाब दे रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा गायक तो नहीं हूँ, लेकिन श्रोता बहुत अच्छा हूँ मैं। योगिता को पांडे का मजाक अच्छा लगा। उसने कहा, अच्छे श्रोता नहीं होंगे तो अच्छा गायक सुनाएगा किसे? तो योगिता भी यहाँ थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे रही हैं कि अगर अच्छे श्रोता नहीं होंगे तो अच्छा गायक किसे सुनाएगा गाना। पांडे ने योगिता के घर से विदा लेते समय कहा, अगली बार तुम्हारा सितार सुनेंगे। पांडे ने एक बार और इस घर में आने की भूमिका बना दी। मतलब उसने यह बता दिया कि अब रिश्ता लंबा चलना है, आना जाना लगा रहेगा। इतना कहकर उसने एक भरी हुई नज़र योगिता के चेहरे पर डाली। योगिता की बड़ी सी आंखें झुक गईं और वह मुस्कुरा दी। प्यार का अंकुर मन में लिए पांडे मनोज के साथ पीली कोठी आ गया। पांडे ने वापस आकर अपने कमरे में फैली किताबों को अजनबी निगाहों से देखा। कुछ किताबें पलंग पर खुली पड़ी थीं, जिन्हें वह प्यार की तलाश में निकलने के पहले खुला छोड़ गया था। इन किताबों को उसने बंद करके रख दिया। दीवार पर चिपके टाइम टेबल में यह समय मुगल कालीन अर्थव्यवस्था पढ़ने का था। आज दोनों योगिता से बात करने में वह समय बिता आए थे, इसलिए अब दोनों को पढ़ाई की चिंता सताने लगी। दिसंबर शुरू हो चुका था और मई के पहले रविवार को सिविल सर्विस की प्रीलिम्स
और उसके बाद यूपी मुख्य परीक्षा होनी है। पांडे ने बगल के कमरे में झांक कर देखा, वहाँ अविनाश मुद्गल अपनी किताब में डूबा हुआ था। एक अजीब सा अपराध बोध दोनों को महसूस हुआ। दोनों ने किताब उठाई और पढ़ने बैठ गए। छूट चुकी मुगल अर्थव्यवस्था आधा घंटा पढ़ने के बाद पांडे के दिमाग में फिर से योगिता घूमने लगी। उसने इतिहास की किताब किनारे रख दी और आंखें बंद करके लेट गया। अब मामला समानता का था। दोनों प्यार में डूब चुके थे और सामने परीक्षाएं थीं। पांडे ने हाल ही में रिलीज फिल्म मोहब्बतें का गाना अपने टेप पर चालू कर दिया, जिसके बोल थे सोनी सोनी अखियों वाली, सोनी सोनी अखियों वाली है। एक गाना था मोहब्बतें पिक्चर का। गाना सुनकर वह योगिता की बड़ी और सोनी अखियों में डूब गया। गुप्ता पीली कोठी में नए नए आए 2 लड़कों को परीक्षा की तैयारी के गुण समझा रहा था। वह तल्लीन होकर नौसिखिए लड़कों को ज्ञान दे रहा था। मैंने और दीप सोनी ने साथ ही इंटरव्यू दिया था। वो तो इंटरव्यू के दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे अच्छे नंबर नहीं मिले, नहीं तो मैं भी दीप की तरह आज कहीं डीएसपी होता। तो ये वही हैं जो गुप्ता जी, जो कि थोड़ा लंबी लंबी फेंका करते हैं। तो वो बता रहे हैं नए लड़कों को। गुप्ता ने उन लड़कों को आगे प्रेरित करते हुए कहा, तुम लोग मेरे बताए तरीके से पढ़ाई करोगे तो देखना तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। हिस्ट्री में उत्तर कैसे लिखा जाता है या मैंने ही दीप को सिखाया था, तभी तो सिलेक्ट हो गया। तब जाकर हिस्ट्री में अच्छे नंबर आ पाए। उसके चेला था मेरा वो। अब दीप तो वहाँ है नहीं, तो गुप्ता जी अपना मारे पड़े हुए हैं। दोनों लड़के गुप्ता के झूठ पर टिके विराट व्यक्तित्व से प्रभावित होकर चले गए। तब तक अविनाश एक नए लड़के के साथ गुप्ता के कमरे में आ गया। पीछे पीछे पांडे और मनोज भी आ गए। अविनाश ने गुप्ता से कहा, यह नवल भल्ला है, ये भी पीली कोठी में रहकर तैयारी करना चाहता है। गुप्ता उत्साहित होकर बोला, बहुत बढ़िया, यहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। तुम्हें पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। इंटरनेशनल रिलेशन में तो पूरी पीली कोठी में मेरा डंका बजता है। ये बता रहे हैं कि किस किस चीज़ में स्ट्रांग है। किसी को कुछ भी समस्या आती है मुझसे ही पूछते हैं, क्यों अविनाश? गुप्ता ने नवल को नौसिखिया मानते हुए अपने आप को विषय विशेषज्ञ घोषित कर दिया और अविनाश से अपनी योग्यता की स्वीकृति चाही। अविनाश ने गुप्ता का भ्रम बनाए रखते हुए कहा, पीली कोठी क्या, गुप्ता का तो पूरे ग्वालियर में डंका बजता है। इसने और चढ़ा दिया इनको। गुप्ता के वक्तव्य को नवल ने चुनौती के रूप में ले लिया। नवल ने गुप्ता के साथ साथ पूरी पीली कोठी की ग्रेविटी जांचने का मन बना लिया। ये जो आया था नवल, उसको लगा कि लाओ जरा चेक करें इन लोगों को सही में कितना आता है। उसने अपने नोट्स निकाल लिए और एक प्रश्न इस समूह के सामने उछाल दिया, अच्छा बताइए, अभी जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे, भारत सरकार से उनके किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समझौते हुए? तो उसने क्वेश्चन पूछ दिया इंटरनेशनल रिलेशन वाला। यह पूरी पीली कोठी की परीक्षा का अवसर था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ गुप्ता को नवल के प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। इसलिए प्रश्न सुनते ही उसे भूख लग गई। समय का सदुपयोग करते हुए गुप्ता किचन से भोजन की प्लेट ले आया, जिसमें आलू की सब्जी और घी में डूबी 4 रोटियां रखी थी। गुप्ता के गांव में भैंस पली हुई थी, इसलिए उसे घी की कोई कमी नहीं थी। औपचारिकतावश गुप्ता ने मेहमानों से भोजन के लिए पूछा, जिसे सभी मेहमानों ने शर्मवश मना कर दिया। गुप्ता को नवल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर का ओर छोर भी नहीं पता था, इसलिए उसने खुद को इस परीक्षा से अलग ही मान लिया। गुप्ता विरक्त भाव से घी में डूबी रोटियां खाता रहा। वो भूल गए कि उनसे क्वेश्चन पूछा भी गया है। नवल ने चुनौती की तरह अपना प्रश्न फिर से याद दिलाया, बताइए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा थी, इतना तो पता होना चाहिए। गुप्ता जी, आप तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विशेष रुचि रखते हैं, आपको तो पता होना चाहिए। नवल ने जब यह बात गुप्ता से पूछी तो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में था। नवल की चुनौती के कारण गुप्ता रोटी चबाना भूल गया और बड़ी बड़ी आंखें करके उत्तर याद करने का सफल अभिनय करने लगा। ऐसे एक्टिंग करने लगा कि याद कर रहा है।
पर उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। फिर भी उत्तर याद करने का गुप्ता का अभिनय ऐसा था कि बस उत्तर उसकी जबान पर आ ही रहा है, लेकिन मुंह में रोटी होने के कारण वह बोल नहीं पा रहा है। इस तरह से वो एक्टिंग कर रहा था जैसे वो एकदम बोल ही देगा, लेकिन बस मुंह खाना है, इस वजह से नहीं बोल पा रहा है। नवल ने वहां बैठे अविनाश, मनोज और पांडे को ललकारा, आप लोगों को पता है इसका उत्तर? किसी को उत्तर नहीं पता था। किसी को यह उम्मीद भी नहीं थी कि पहली बार मिलने वाला लड़का उनकी परीक्षा ले सकता है। वह पर नवल कट्टर था। जो लड़का नया आया था नवल, ये कट्टर था। उसने सभी परीक्षार्थियों को पराजित देखते हुए भी विषय नहीं बदला, पर उसने दया करते हुए प्रश्न को थोड़ा सरल कर दिया। चलिए नाम ही बता दीजिए जापानी प्रधानमंत्री का। आप ना बता पाइए क्या बात है, उनका नाम तो बता दीजिए। नवल की नज़र में सरल प्रश्न शेष लोगों की नज़र में जटिल ही बना रहा, क्योंकि बाकी लोगों को कुछ हवा नहीं थी इसकी। प्रश्न सुनकर लोगों के चेहरे के भावों में कोई बदलाव नहीं आया। पहले प्रश्न जैसी स्थिति ही बनी रही। अभी भी उन लोग कोई हवा नहीं थी इसका उत्तर का या आंसर का। इस सरल प्रश्न का उत्तर भी चारों नहीं जानते थे। गुप्ता ने इस समय का बेहतर उपयोग किया। वह जूठे बर्तन मांजने लग चला गया। तो गुप्ता जी अपना किसी न किसी तरह से उस सिचुएशन से कटे जा रहे थे। हाँ, सभी ने नवल के सामने हथियार डाल दिए। नवल ने अपनी पढ़ाई युद्ध की तैयारी की तरह की थी। आज मौका पाते ही वह सामने बैठे लड़कों को अपना दुश्मन मानते हुए उन पर टूट पड़ा था। नवल को लग रहा था कि उसने अपने हथियारों से अपने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट दिया है और उसके दुश्मन युद्ध भूमि में पड़े तड़प रहे हैं। विजयी मुस्कान लिए नवल ने अपने लहूलुहान दुश्मनों से कहा, तुम लोगों को इतना भी नहीं आता? उनका नाम है जूनी कीरो कोइजुमी। वे नीला कोट और लाल टाई पहनकर भारत आए थे। नवल का उत्तर सुनकर सभी लोग अवाक रह गए। इतना सूक्ष्म अध्ययन कैसे कर सकता है कोई? सभी को नवल भयावह लगने लगा। मनोज और पांडे के पास इस पराजय के बाद एक दूसरे का चेहरा देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नवल अगले दिन अपना सामान ले आया और पीली कोठी में कमरा लेकर रहने लगा।